यस, पोली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? मोनो एटॉमिक मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये डाई एटॉमिक बोला जाता है। और उसके साथ अलग से तीसरा मतलब थ्री और मोर देन थ्री एटम्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ लेना, मतलब थ्री और मोर देन थ्री एटम्स, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? यस, पोली एटॉमिक बोलोगे। तो ऐसा H2O का एग्जाम्पल आपको दिया है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। क्यों भाई उसकी कॉम्प्लिकेटेड है? फॉर एग्जाम्पल H2O के अंदर आपने देखा कि पहले H2O को तोड़ा तो एक H गैस और OH गैस बना। दूसरे स्टेप में OH जो है वो H और O गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों की जो एंथैल्पी है 502 और 427 किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल है। द डिफरेंस इन डेल्टा AH वैल्यू दैट सेकंड OH अंडरगोज सम चेंजेस बिकॉज चेंज इन अ केमिकल एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए ये दोनों की एंथैल्पी हम टोटल नहीं करते लेकिन एवरेज एंथैल्पी लेते हैं। जैसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको उसकी बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए तो यू हैव टू गिव विच काइंड ऑफ एवरेज। तो एवरेज के लिए 502 प्लस 447 डिवाइड बाई 2 दिखा है ना पे, तो वो जो वैल्यू आ रहा है किलो जूल पर मोल। ये H2O का एक मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करना है पूरा, तो आपकी एंथैल्पी इतनी मिल रही है दोस्तों, 4 है यहाँ पे। मतलब ये क्या बोला, सिर्फ ये कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे इतना ले रहे हैं वो साइंटिस्ट लोगों को पता, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है। सीधा डाई एटॉमिक होगा तो इसको तोड़ो, उसी का ही उसका खुद का। O2 है तो उसका खुद का, N2 है तो उसका खुद का, HCl है तो उसका खुद का। इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन ये H2O है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, BO। कुछ भी नहीं दोस्तों, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सिंपल। स्ट्रेंथ बढ़ेगी दोस्तों, यस। हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कैसे बोल सकते हैं इसको ऐसा कि भाई जितने बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए आपका H और H, O और O और N और N, ये सब की आप देखोगे तो ये इनर्ट बन जाता है। N2 जो है ना, एटमॉस्फेयर में डाई नाइट्रोजन गैस इनर्ट है, ये थोड़ा एक्टिव हुआ, ये सबसे एक्टिव है, हाईली एक्टिव। तो बॉन्ड ऑर्डर पे भी डिपेंड है उसकी स्टेबिलिटी। और दूसरी चीज़ कि भाई जो जो एक्टिव होगा वो लेस स्टेबल होगा ना, इसीलिए। चलो, और दूसरी चीज़ इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड अ बॉन्ड एंथैल्पी। वेरी गुड। और आगे जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपने देख लिया, तो ये सबका रिलेशन है वो जो आप लोग याद रखोगे। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ती है। तो क्लियर है? इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। अच्छा, ये क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ 1 अपॉन क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसमें ये दो ही इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका अट्रैक्शन रहता है दोनों का। यहाँ पे ये दो और दो और इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ा दोनों का, तो साइज कम होगी। यहाँ पे और अट्रैक्शन बढ़ा
तो और ये बॉन्ड की साइज कम होगी। तो सो आप लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की ओर जाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो वो इन्वर्स हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लेना। रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर को आप शायद पहली बार सुना हो, तो सिर्फ आपको जो भी समझ में आया हो न आया हो मैं बता देता हूँ। ओजोन आपने देखा है कि ऐसा है, यस सर हम सब ने देखा है, ओजोन जैसा आपने ड्रॉ किया है वैसा है। दोस्तों क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ट्रांसफर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन। सो व्हाट हैपन, ऑक्सीजन contains double bond. So here this electron pair of bonding pair is goes toward the oxygen. So you can see here. Yes दोस्तों, तो this kind of observation we can say it is a resonance, and the symbol of resonance is both side arrow. Now see here बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। एक्चुअली ओ सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर, लेकिन ओ डबल बॉन्ड होता है तो उसकी होती है 121 पिकोमीटर। दोस्तों साइंटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उन्होंने इसको लेंथ को चेक करने का ट्राई किया। उन्होंने माइक्रोस्कोप वो लिया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड लेंथ वो लोग कुछ मेज़र करते हैं। तो उस टाइम उनको पता चला कि इसका सिंगल बॉन्ड है, तो बिकॉज दूसरे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड का इतना होना चाहिए, डबल बॉन्ड का इतना होना चाहिए, वो उनको सब पता है। जैसे ऑक्सीजन की बात है कि ऑक्सीजन में ओ की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, तो 121 ही होनी चाहिए डबल बॉन्ड वाली, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड वाली भी इतनी होनी चाहिए, ऐसा फिक्स है। लेकिन इन्होंने जब मेज़र किया तो दे कांट गेट, वो सोच रहे थे कि ये 148 और ये 121 होना चाहिए, और ये 121 और ये 148 होना चाहिए। लेकिन उनको तो क्या मिलना था, वो क्या मिला उनको कि सर ये दोनों की बॉन्ड लेंथ न मिली 121 न मिली 148, बट इट इज़ 128 पिकोमीटर, दोनों की सिमिलर। यही है रहस्य रेजोनेंस का। दूसरी चीज़, जब आपको ओजोन समझना होता है तो यू कांट नो अबाउट ओनली वन स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोन, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द बोथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो दोनों को आप अगर अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसको नहीं समझोगे, दोनों अलग है थोड़े बहुत अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, तो वो आप नहीं समझोगे तो आपको ये रेजोनेंस मतलब ओजोन नहीं समझ में आए। ऐसा ही रेजोनेंस आपको बेंजीन में भी समझाया गया है, कार्बोनेट के अंदर भी दिया है। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, तो वो स्ट्रक्चर में भी आपको पता है कि भाई ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है इसको। अच्छा मैं ये डिज़ाइन कर रहा हूँ, आपको पसंद आती है? दिस इज़ नॉट अ डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन नहीं बोलते दोस्तों। ये जो है लॉन पेयर है, और वो लॉन पेयर कैसे आती है और किसकी आती है, CO3-2 होता है। तो ये कैसे बनता है, तो भाई किसी का माइक ऑन हो गया है, कैसे बनता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये कार्बन है, 3 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जुड़ा जाता है। देख लो, पहले मुझे ये पता नहीं है कि ये ऐसा है, तो दोस्तों हमने ऑलरेडी आगे स्टडी कर लिया कि सर कार्बन और ये सब CO3-2 के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 6 3 जा 18 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 24। तो दोस्तों सबसे पहले सेंट्रल एटम रखना है, उसके बगल में स्केलेटल में 3 ऑक्सीजन अटैच करना है। अब ये 3 ऑक्सीजन अटैच करोगे तो बाकी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आपके यूज़ हो गए,
1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन उसके यूज हो गए हैं। तो अब 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यस और नॉट? ऐसा हो गया। तो 24 इलेक्ट्रॉन मस्त से अरेंज हो गए यहाँ पे। लेकिन दोस्तों लोचा क्या हो गया पता चला? कार्बन का जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। तो अब क्या करेगा? ये अपने बगल वाला जो एटम है उससे वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, और इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, और इसीलिए ये आपके दो इलेक्ट जो है ऐसे बन जाएंगे। और दोस्तों इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? सर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन आपने देखा 1 2 3 4 5 6 और 7th इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या बोलेंगे इसको? माइनस। 1 2 3 4 5 6 और 7, इसीलिए इसको माइनस बोलेंगे। कभी माइनस लिखना है कि प्लस लिखना है वो समझ में नहीं आता, तो आपको पता है वो फॉर्मल चार्ज हम सुन रहे थे, तो ये हो जाता है। अब क्या हुआ देखो, ये कार्बोनेट आयन रेजोनेंस कैसे दिखाता है? दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टुवर्ड द कार्बन, यहाँ पे आने से ये डबल बॉन्ड हो गया, ये तो वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे चला गया? ऑक्सीजन पे चला गया, तो ये नेगेटिव हो गया। और भी एक ऑप्शन है कि ये जो है उसका इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ से वो तो आ गया नीचे वाले का, यहाँ जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और ओ ऐसा स्ट्रक्चर, these are called the resonance structure of carbonate. Similarly CO2 में भी हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं जो हमारी बुक में दिए हैं। क्लियर है दोस्तों? वो आप लोग थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करोगे तो अब से समझ में आएगा। नाउ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। दोस्तों ये क्या है पोलैरिटी का मामला? चलो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के अंदर मैं बताता हूं कि सपोज आपको लग रहा है H2 मॉलिक्यूल, तो H एंड H ऐसे होता है। ये जो दो बॉन्ड दिखाया मैंने, दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड ये दोनों के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से हुआ है। अब ये और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब बोथ हाइड्रोजन possess same what? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको बोलते हैं कि अगर बोरॉन की बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इट अट्रैक्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ, तो ऐसे होता है, उसके उसके तरफ खींचता है। तो हम कैसे दिखाते हैं? ये एरो इसकी ओर दिया और यहाँ से पीछे से क्रॉस करते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, इसलिए हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिख सकते, लेकिन वी कैन पुट हियर इट इज पॉजिटिव डेल्टा एंड नेगेटिव डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, वो होता है इसका अरेंजमेंट करके हम कैसे लिख सकते हैं वो। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये, अब मैं पोलैरिटी बताता हूँ। ऐसा है, ये है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सिमिलर एटम से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो सब की अगर आप पोलैरिटी मेज़र करोगे तो कैसे मिलती है आपको? सर दैट इज सेम। तो इसीलिए ये है Cl2 है, N2 है, O2 है, F2 है, तो ये सब में सेम एटम्स हैं F और F, तो ये जितना खींचता है उतना ही ये खींचता है, इसीलिए these all are called a नॉन
पोलर, क्योंकि उसको क्यों नॉन पोलर बोला? यस, क्योंकि ऐसे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन द टू एटम्स, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो बिटवीन ही होता है, ये दोनों के बीच में ही रहता है, क्योंकि दोनों सेम हैं। अब अगर मैंने ऐसा मॉलिक्यूल लिया HCl, तो अब आपने देखा HCl ले लो या तो HF ले लो, तो ये डिफरेंट हो गए। इन HF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसीलिए ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो फ्लोरीन बिकम माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा। तो दोस्तों ये अब बन गया पोलर, समझ में आ रहा है? तो पोलर जब मॉलिक्यूल होता है तो इट कंटेन्स डाइपोल मोमेंट, और उसकी पोलराइजेशन बोलते हैं उसको, कि ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? पोलराइजेशन। और वो मॉलिक्यूल पसेस द डाइपोल मोमेंट। तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो दोस्तों डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है म्यू। म्यू का फॉर्मूला होता है दोस्तों चार्ज मीन्स क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू आयन। यस, ये दोनों जो आयन्स है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट दिस टू एटम्स, या तो हम यहाँ पे लिखा है सेपरेशन, और एक तरह से उसको आर लिखा, और उसको मेजर किस में, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सॉरी ये थोड़ा सा, अरे यार, ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। चलो आगे जा रहे हैं। ये डी क्या लिखा है? तो यूनिट ऑफ म्यू का यूनिट क्या है? तो इट इज कॉल्ड डी बाय, और डी बाय को सिंबल देते हैं डी, और कुछ ये एक तरह से चार्ज भी हो गया ना, तो इसका यूनिट क्या रहता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर या तो मीटर, लेकिन हमें इसको मीटर में लेना है। तो ये डी बाई का यूनिट दूसरा यूनिट है कूलम इंटू मीटर, लेकिन उसका कुछ वैल्यू जो है वो बदल जाता है। 1D इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। सर ये कैसे आया? तो मुझे भी नहीं पता। तो ये वैल्यू कैसे लाते हैं वो लोग, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके लाए होंगे, इसके अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ध्यान में रखो, इसको डी क्यों बोला? तो डी बाई इज़ द यूनिट ऑफ यस दिस डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये फाइंड करने वाला साइंटिस्ट है डी बाई, उसके अकॉर्डिंग इसका एक यूनिट दिया, लेकिन वो साइंटिस्ट के नाम से तो डी बाई है, तो एक डी बाई की वैल्यू ये दी हुई है इन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग आप कूलम इंटू मीटर, ये कूलम क्यों लिखा? क्योंकि आपका जो चार्ज है उसका यूनिट हो जाता है कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो दोस्तों ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात थी। अब वही बात आ रही है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि H2O। दोस्तों H2O में क्या हुआ? H और O ऐसे होता है सर। तो दोस्तों ये दोनों में कौन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। सो बॉन्ड पोलारिटी इज एक्सटेंडेड टुवर्ड द ऑक्सीजन, और इसमें भी ऑक्सीजन की ओर होती है, इसीलिए ये प्लस बनेगा। चलो ऐसे बनेगा, प्लस नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड की पोलारिटी आपको मिल रही है ऑक्सीजन पे, वो ज़्यादा मिल रही है। अब उन्होंने ऐसा फाइंड किया, और द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इज 1.85D। समझ में आ रहा है? तो उसको कूलम इंटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इंटू
33564 इंटू 10⁻⁻30, तो जो वैल्यू आया है 6.17 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब इंटू, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्ब है। ये सिर्फ एक, ये कहाँ से है सर? तो देखो दोस्तों, पानी की डाइपोल मोमेंट 1.85 है, वो आपको याद रखनी होगी ना। अब तो समझ में आ रहा है, पानी की जो डाइपोल मोमेंट है वो आपको याद रखनी होगी, और इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा देखो, एक मॉलिक्यूल वो भी दिया है। चलो, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल आएंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, कौन सा? BeF2। यस दोस्तों, डाइपोल मोमेंट जो है BeF2 का, तो हम बोल रहे हैं BE के साथ F है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि आपको इसका स्ट्रक्चर सर ऐसा सीधा क्यों ड्रॉ किया, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर टेढ़ा क्यों ड्रॉ किया? तो दोस्तों, इसके शेप ऐसे क्यों है वो अभी आपने पढ़ लिया है, लेकिन इसके बाद वाला टॉपिक है, इसीलिए दिल थाम के बैठना। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा कि ये लीनियर क्यों है। अब देखो आप लोग कि ये हो गया आपका BeF2, इसका शेप ऐसा है। Be और फ्लोरीन, ये दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो बॉन्ड पोलारिटी या तो डाइपोल मोमेंट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड द फ्लोरीन, हियर ऑल्सो टुवर्ड द फ्लोरीन। अब क्या होता है इसमें, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, उसका एक लिखा हुआ है, देखो। द डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ BeF2, और इसके अंदर क्या बोलते हैं पता है कि टोटल डाइपोल मोमेंट चेक किया जाता है। अगर फाइंड करना है ना तो टोटल करना पड़ता है, इसमें भी टोटल करना पड़ता है। तो देखो, डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ BeF2 इज 0 बिकॉज टू इक्वल बॉन्ड डाइपोल पॉइंट इज ऑपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसल द ईच ऑफ द अदर। तो ये कैंसल, जितनी इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उतनी ही लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, इसीलिए इसका म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0। ओके, नेक्स्ट आ रहा है BeF3। अब बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन आ रहे हैं, तो उसका शेप ऐसा लिख रहा है सर आपने, और नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन आते हैं तो आप शेप बदल देते हो, ऐसा क्यों करते हो वो मैं बाद में बताता हूँ। अब इसमें देखो दोस्तों, इसका डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन की ओर है, यहाँ पे भी फ्लोरीन की ओर, और यहाँ पे भी फ्लोरीन की ओर। तो सिमिलर कंडीशन इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, देखो वर्ड लिखा है ऐसा है, टेट्रा एटॉमिक molecule. The dipole moment is 0 although the BeF both are oriented in the angle 120। क्या ये 120 है? आपको शायद क्वेश्चन होता होगा कि वाई सर दे आर 120। ओके, तो उसका रीज़न जो टेबल आपने पढ़ लिया है ना इसके बाद वाला, उस टेबल में सारे रीज़न आपको क्लियर हो जाएंगे। इसका शेप में अभी नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि उसको समझना पड़ेगा अच्छे से, इसलिए मैं इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा उसी में ही मिलेगा आपको। तो ये शेप है ऐसा, इसको आपको याद रखना है अभी के लिए। और अनदर एंड 3 बॉन्ड्स मोमेंट गिव अ नेट सम ऑफ 0। ओके, रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ द थर्ड। तो ऐसा होता है, इसीलिए इसका मोमेंटम कितना लिया जाता है, 0 मिलता है हमें। तो इसका ऑपोजिट ऐसे माना जाता है कि भाई इसका टोटल डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज 0। अब लास्ट मैंने अभी जो आपको जब ऑडियो किया था तब बताया था NH3 एंड NF3। तो नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन आ गए। सर आपने शेप ऐसा क्यों लिखा, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये शेप वाली जो बात है वो समझोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा दोस्तों, F, F और F। चलो, ऐसा मिल रहा है आपको। तो उस इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये नाइट्रोजन की ओर जाएगा, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है।
लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये फ्लोरीन की ओर जाता है। दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हो कि ऐसे मॉलिक्यूल में इसका शेप लिखा है कैसा, पिरामिडल शेप, है ना। तो ये शेप भी मैं बाद में बताऊंगा ना आपको, छोड़ो ये सब बातें। अब यहाँ पे जो मोमेंटम आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, वो उसकी ओर खींच रहा है उसको। तो देखो ये जो डायरेक्शन है वो जैसे नाइट्रोजन का अप डायरेक्शन की डायरेक्शन में ही जा रहा है। सो टोटल द मैग्नेटिक मोमेंट इज मैक्सिमम कंपेयर टू हियर, क्योंकि ये नाइट्रोजन का ये ऊपर जा रहा है और ये सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, वो वैल्यू हम याद रखेंगे कि NH3 का 4.9 है, NH3 का 4.9 है और 10⁻⁻30 कूलम इंटू सेंटीमीटर, और NF3 का 0.8 है। बिकॉज इन दिस केस ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लॉन पेयर इन द सेम डायरेक्शन, जैसे लॉन पेयर का डायरेक्शन होता है सिमिलर डायरेक्शन में ही NH3 का मिलता है, लेकिन उसमें NF3 में जो लॉन पेयर का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है, लेस हो जाता है। बस इतना आपको रीज़न ध्यान में रखना है। क्लियर। आगे जा रहे हैं, फजान का जो रूल है ना, उसको तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की साइज़ के अकॉर्डिंग एक बार अच्छे से समझ लेना पड़ेगा आपको कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल को पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा वो किस पे डिपेंडेड है, तो वो इस पे डिपेंडेड है। और इसीलिए देखो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन। अब फजान रूल क्या बोलता है, आपका मॉलिक्यूल आयोनिक और कोवेलेंट दोनों बन सकता है, या तो आयोनिक या तो कोवेलेंट दोनों बन सकता है। तो उसमें से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल आपका आयोनिक ज़्यादा होगा कि मॉलिक्यूल आपका कोवेलेंट ज़्यादा होगा, कोई भी बनेगा। तो ये फजान का रूल है जो आपको ब्लैक कलर के उसमें लिखे लास्ट लाइन दिख रही है ना, उसमें दिखाया है आपको। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग 4-5 स्टेप्स है, उसको आप ध्यान में लोगे। पहला है स्मॉलर द साइज ऑफ कैट आयन, पॉजिटिव आयन, कैट आयन मीन्स पॉजिटिव आयन जो है K प्लस एंड Na प्लस, एंड द लार्जर द साइज ऑफ एन आयन I माइनस। समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि भाई स्मॉलर द साइज Li प्लस एंड I माइनस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये कैट आयन की साइज सबसे छोटी और ये नेगेटिव आयन की साइज सबसे बड़ी, ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड है इसका प्लस एंड I माइनस, लेकिन इसमें कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा दिखेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा दिखेगा। ऐसा है फर्स्ट रूल। उसमें दूसरा द ग्रेटर द चार्ज ऑन कैट आयन। अच्छा अब आ रहा है Mg+2, greater the charge on an ion, cation, the greater the covalent character in ionic bond। समझ में आया। Mgx2 ले लो या तो Cl2 ले लो, तो जितना आपका NaCl है उससे ज़्यादा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ये दूसरा रूल है। आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जाना तो जल्दी से याद रहेगा कि NaCl से MgCl2 ज़्यादा कोवेलेंट है। उसका रीज़न क्या, तो इसका चार्ज ज़्यादा है। तीसरी बात, कैट आयन द सेम साइज। चलो ये फर्स्ट वाली बात हो गई, ये सेकंड वाली। अब थर्ड वाली जो बात है उसके अंदर क्या है, देखो कैट आयन द सेम साइज चार्ज, द वन विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 d n2 ns0। ये कौन है दोस्तों, तो दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक में सब कौन होते हैं, मेटल्स, आयरन, कॉपर, जिंक, वो सब मेटल की बात है। अब ये टिपिकल ट्रांजिशन, इसको ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं ना, तो ये ट्रांजिशन मेटल है आपके। और वो ट्रांजिशन मेटल के अकॉर्डिंग
more polarized than one of with the noble gas electronic configuration. अब ये NS2 NP6 ये दोनों से कौन ज़्यादा पोलराइजिंग है? ये कौन हो गए? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। यस दोस्तों, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या होता है कि भाई अल्कली मेटल है फर्स्ट ग्रुप के NS1 और ये हो जाते हैं NH2। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये फाइनल तो क्या बनेगा? NH2NP6। इसमें से दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये क्या बनेगा? NH2NP6। तो आपको समझ में शायद आ रहा होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर किसमें कि NH2NP6 जो बन रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है कि इससे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ये डी ब्लॉक का ज़्यादा है, ऐसा बोल रहे हैं तो। और वो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये कब क्यों ऐसा हुआ? कोई आपको पूछेगा कि ZnCl2 एंड MgCl2 ये दो मॉलिक्यूल है आपके पास, तो किसकी पोलराइजिंग ज़्यादा है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई दैट इज ZnCl2। रेडी? तो ये इसके अकॉर्डिंग है आपका फजान रूल। द कैटायन पोलराइज द एनायन। अब क्या करता है पता है आपको? M+ और X-, ये कैटायन ही एनायन को पोलराइज करता है और अपनी तरफ खींचता है। देखो, एंड पुलिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टुवर्ड द itself and thereby increasing the electronic charge between these two। अब क्या होता है? ये पॉजिटिव आयन जो है उसी का ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसकी ओर खींचता है, इसीलिए ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ता है। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट हैपन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिल्डिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस। द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन एंड of distortion of anion are the factors। कौन से फैक्टर्स है भाई? पोलराइजिंग पावर ऑफ पॉजिटिव आयन कितना ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग ही आपका कोवेलेंट नेचर बनेगा। तो ये यही बता रहा है कि कोवेलेंट नेचर बनना वो पॉजिटिव आयन पे ज़्यादातर डिपेंडेड है। क्लियर है? अब हम जा रहे हैं आगे VB थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। और वैलेंस बॉन्ड थियरी की बात जब करता है हम, तो देखो मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं H2O। अब आपने इसका शेप मान लिया कि सर हमें कुछ नहीं पता होता तो हम ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, टेंशन नहीं है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि इसका एक्चुअली इसके पास ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें से इसने कितने यूज़ किए? तो सर 2 ही यूज़ किए। हाइड्रोजन ने कितने किए? तो 1 ही किया। अब बाकी के 2 किधर है? तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ, ये रूल तो आप बाद में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये क्या है तो मुझे बताओ। तो ये बॉन्ड वाला, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्जन होता है। इसीलिए ये जो चोटली वाला मतलब लॉन पेयर वाला है वो इसको रिपल करता है, इसीलिए ये दूर जाता है, ये दूर जाता है। तो ये खिसक खिसक के यहाँ पे नज़दीक आ जा रहे हैं, और यहाँ पे ये दोनों की भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। समझ लेना दोस्तों, ये इसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, रिपल्जन कर रहा है। और एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि अब वो उसको रिपल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर ये भले ही वो रिपल करे लेकिन ये भी तो रिपल एक दूसरे को करते हैं ना। तो इसीलिए
अब उनका एक पोजीशन आ गया। तो दोस्तों ये वाले जो बॉन्ड है उसको बॉन्डिंग पेयर बोला जाता है और ये जो है उसको लोन पेयर बोला जाता है। तो रिपल्सन बिटवीन LP इज ग्रेटर देन, मतलब देखो भाई ये चोटली वाले जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, LPBP बॉन्डिंग पेयर। और लास्ट में क्या बचा? यस, बॉन्डिंग पेयर, बॉन्डिंग पेयर। तो सबसे कम रिपल्सन इसमें होता है, इसीलिए ही ये सब का शेप जो है ये ऐसा आपको सेट होके मिला। तो ये शेप सर क्या मिला? तो जब आपको मैं बताऊंगा कि 4 बॉन्ड है आपके पास, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो क्या ये कोई किसी भी मॉलिक्यूल, मैंने कार्बन लिखा है लेकिन आप कार्बन नहीं कोई भी एटम सोच लो, क्या आप बोल सकते हो कि ये कार्बन से सारे एटम्स सारे डायरेक्शन से, सारे ए एटम सारे डायरेक्शन से सेम डिस्टेंस पे एक दूसरे से रिपल्सन न हो ऐसे वो अरेंज हुए हैं? नहीं सर, ये देखो ये दोनों का डिस्टेंस नज़दीक है लेकिन इसका और इसका डिस्टेंस देखोगे तो दे आर फार, इसका और इसका फार है। तो ये सिमिलर कंडीशन में सब लोग एक दूसरे से नहीं सेट हुए, इसीलिए ऐसे 4 बॉन्ड को हम क्या करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इसको कैसे समझना है। तो देख सकते हो आप, मीथेन तो सबको पता है। दोस्तों ये क्या हुआ, आपके सामने एक ऐसा मॉलिक्यूल हमने दिखा दिया कि जो टेट्राहेड्रल शेप है उसका, कौन सा है? टेट्राहेड्रल शेप। तो दोस्तों मैं आपको यही पूछ रहा हूं कि ये टेट्राहेड्रल शेप आप कैसे समझते हो? आपकी 3 उंगलियां है तो 3 उंगलियां ऐसे करके भी आप समझ सकते हो कि भाई वीडियो भी दिखाना पड़ेगा कि कैसे समझना है उसको। लेकिन दोस्तों अब आपको अपने हाथ को ऐसे बीच में रख के ये 3 उंगलियां ऐसे नीचे कर दी और ऊपर यहाँ पे पेन रख दो, तो ये हो जाता है टेट्राहेड्रल शेप। ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्ड तो है लेकिन कौन है? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वो सब के बीच में रिपल्सन होता है और वो सब एक दूसरे से फार अगर जाना चाहते हैं तो उनका शेप टेट्राहेड्रल ही होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन ये मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप जो होता है सिर्फ बॉन्डिंग से ही डिसाइड होता है, तो वो हो जाता है बेंट फॉर H2O। वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्योंकि बाद में क्या, ये यही तो टॉपिक है अपना। अब हम टेबल पे जा रहे हैं, तो आप सब लोग पूरा टेबल तो देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाउ टू ड्रॉ द दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये पता चल रहा है। मैं आपको ये चलो अभी यहाँ पे जा रहे हैं। तो सबसे पहला टेबल है 4.6 वाला। तो उसमें ऐसा लिखा है, देखो, जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर। अंडरलाइन कर लो इसको, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सेंट्रल एटम है आपका उसके पास लोन पेयर नहीं है। मैं यहां पे लिख रहा हूं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां पे लिख रहे हैं अरेंजमेंट, सॉरी अरेंजमेंट नहीं आएगा क्योंकि यहां पे सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं वो। अच्छा ये कैसा है दोस्तों, नंबर ऑफ पेयर एयर, और यहां पे जो है वो अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन पेयर। चलो आगे जा रहे हैं, मोलेक्यूलर जियोमेट्री और एग्जाम्पल। चलो सबसे पहले
दोस्तों इसका हेडिंग तो सबको पता है ना, सेंट्रल एटम में लिख रहा हूं यहाँ पे AB2, एक मॉलिक्यूल लिखा मैंने, क्या है वो, AB2। चलो दोस्तों, AB2 के अंदर आपको लॉन पेयर देखने हैं, तो पहले मैं बता देता हूँ, A के साथ B अटैच हुआ और ये B अटैच हुआ। ओके, तो कितने पेयर है इसके पास, सर 2 पेयर है, लेकिन लॉन पेयर नहीं है, तो हम इसको बॉन्डिंग पेयर तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि लॉन पेयर तो इसमें है ही नहीं। चलो AB2 लिख लिया। अब उसका शेप सर ऐसा लिखा, आप बेंट भी लिख लो, नहीं लिख सकता, क्योंकि अभी हमने VSEPR, वैलेंस बॉन्ड, सॉरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ये एक हमने लो पढ़ लिया है। उसके अंदर ऐसा लिखा है कि ये लॉन पेयर है या तो बॉन्डिंग पेयर है, लेकिन एवरी इलेक्ट्रॉन पेयर हैव अ रिपल्सन बिटवीन ईच अदर, और रिपल्सन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के इतने फार जाते हैं कि उनका जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज़ीरो हो जाए, फिर न लगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको उसमें ऐसा वर्ड लिखा है उन्होंने कि भाई कहाँ तक जाते हैं वो मैं बताता हूँ। 10 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेंड टू ऑक्यूपाइड सच अ पोजिशन इन इन स्पेस, ये स्पेस ही है ना इसके लिए, ये इसके लिए स्पेस ही है, लेकिन ऐसी पोजीशन पे ये दोनों जाएंगे कि मिनिमाइज रिपल्सन, मतलब कौन सी पोजीशन पे ये दोनों के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, एक दूसरे से बहुत फार चले जाएंगे। तो बहुत फार क्या होगा सर, ये तो कुछ लोग बोलेंगे सर, जैसे हम बोलते हैं कि हैंड को ऐसे ऊपर कर लो तो ये फार हमें, ये तो नज़दीक आ गए ना ये दोनों ऐसे, तो इसीलिए दिस पोजीशन इज फार देन ईच अदर। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल आपका बन रहा है उसका आपको यहाँ पे बी नहीं लिखा है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बोला है, इसलिए हम यहाँ पे डॉट लिखा है, देखा ना आपने। फिर जियोमेट्री के लिए क्या बोला, ए बी और ए बी, इसका शेप कौन सा हो गया, अब आप अंदर नहीं देखोगे, लीनियर है। चलो ओके, तो ये शेप लीनियर हो गया। सर हमें एग्जाम्पल याद नहीं रहते, तो एग्जाम्पल देखना मत अंदर के, मैं बताता हूँ। चलो पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा मॉलिक्यूल लाओ, ऐसा एटम पकड़ो कि विच कैन मेक अ 2 बॉन्ड, जो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, और उसमें उसके पास कुछ भी नहीं बचता, 2 बॉन्ड बनाएगा और फिर कुछ नहीं बचेगा, तो ये सेकेंड ग्रुप का बेरेलियम ही आएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बेरेलियम के पास आउटर शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन उसने क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए। समझ में आ रहा है, और इसीलिए, और एक HgCl2 है, वो आपके उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसको याद रख लेना, मैं बेरेलियम को अच्छे से समझा देता हूँ आपको। बेरेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 है। अब 2s और 2p की बात हो रही है, तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है एक्साइट स्टेट में, और इसीलिए दो अनपेयर्ड हो गए। तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इसके साथ करके उसने 2 बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास आउटर शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो इसीलिए AB2 का एग्जाम्पल ये होगा। चलो अब मैं दूसरा बताता हूँ, आपको बुक नहीं देखना है अभी। चलो AB3 है, तो बोलो AB3 में नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे, सर 3। अब ऐसे अरेंज करो ये पेयर को कि एक दूसरे से बहुत दूर हो, तो ये दूर हो गए। 3 अगर बॉन्ड है तो आप 180 का एंगल दिखाओगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से फार हो जाएंगे, और इसीलिए आपको इसका शेप क्या मिला, यस प्लेनर, ये ट्राइगोनल होगा। तो दोस्तों ट्राइगोनल प्लेनर। चलो आगे जा रहे हैं हम कि भाई ये तो चलो हो गया, इसका एग्जाम्पल सर हमें याद नहीं आया, तो आपको ऐसा एटम फाइंड करना है जिसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, तो सर बोरॉन ही है ना, तो बोरॉन Cl3 बनाओ, बोरॉन हाइड्राइड बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये सब में यही होगा
ये मॉलिक्यूल AB3 टाइप हुआ। चलो AB4 बनाओ अभी। तो आप लोग अभी आंसर दोगे मुझे बिना टेक्स्ट खोले। AB4 के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हैं? 4। सो गए सब? 4 है, सो गए क्या? 4 है, यस। अब दोस्तों मैं ये ए बी 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 ये सबको एक दूसरे से फार अगर रखना चाहता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ही अरेंज हो रहे हैं, सब भले ही बेन वो है। आप खुद अगर सोचोगे उसका शेप, कभी भी हम मिलेंगे तो मैं बताऊंगा, हम पूरे हाथ में पेन से ही वो शेप बना देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये मिल गया आपको बी 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 और बी। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो दैट इज योर टेट्राहेड्रल शेप। इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था। अब टेट्राहेड्रल शेप का तो आपको पता है 109 डिग्री और 0.5 मिनट या 0.30 मिनट, मतलब 109.5 डिग्री। तो सर इसका कौन सा बॉन्ड इतना होता है? तो दोस्तों सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। तो सो इट इज अ टेट्राहेड्रल शेप। और उसका एप्सन क्या होगा? सर कार्बन हमने देखा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन क्लोरीन के साथ, सी सी एल सी एल सी एल और सी एल, CH4 ऐसे ही अरेंज किया जाता है टेट्राहेड्रली। BCl3 और BH3 कोई पूछेगा तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। BCl2 अगर कोई पूछेगा तो आपको ऐसा ही लिखना होगा। आप उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। उसका रीज़न आप शायद आपने पढ़ा अभी। AB5 में कितने हैं? 5। क्लियर? अब मुझे बताओ, AB5 में 5 है और 5 एटम्स को एक दूसरे से फार रखना है, तो कैसे रख सकते हो? सेंट्रल के साथ पांचों को जोड़ना है। तो चलो मैंने 3 को उसके अपने ही प्लेन में जोड़ दिया। ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया दोस्तों। 3 अपने प्लेन में है। देखो आपको 3 पेन लेने हैं। 3 पेन ले लिया आपने और तीनों पेन को एक दूसरे के साथ जोड़ के एक जगह पे जोड़ के तीनों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो तो ऐसा शेप मिलेगा। अब आपके पास 4th पेन है ना, तो उसको ऊपर रखो और 5th पेन है तो वो नीचे रखो। देखो दोस्तों कितना बढ़िया शेप बन रहा है। तो अब इसका शेप ऐसा हुआ कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका तो 120 डिग्री है, लेकिन ये कितना हुआ? 90 डिग्री। अब ये एक्चुअल शेप इसको क्या बोला जाता है मैं बताता हूँ आपको। बी बी और बी, यस ये हो गया आपका ट्राइगोनल और ये हो गया बी। तो दोस्तों ये ऊपर वाला, अगर आप तीनों ऊपर वाली पेन से जो पूंछ है आपकी टेल, सबके हेड को जोड़ के आपने पहले ट्राइगोनल बना लिया। आपका हेड जो है पेन का वो एक ही जगह पे है। फिर उसी हेड को चौथा पेन का हेड अटैच करो, तो पूंछ जो है टेल है वो बी है। अब सारी पूंछ को सबकी टेल को अटैच कर लो, तो क्या आपको एक पिरामिड जैसा लग रहा है? यस और नॉट? तो दिस इज द वन पिरामिड। एंड नीचे भी आपने एक पेन को उल्टा कर दिया तो ऐसे दूसरा पिरामिड नीचे मिलेगा। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है? तो ऐसे ही आपको एक ऊपर की ओर पिरामिड मिला और एक नीचे की ओर पिरामिडल मिला और बीच में ट्राइगोनल था। तो इसका नाम हो जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके दोस्तों। और अब इसका एंगल तो पता चला, अपने ही प्लेन में है तो 120, लेकिन ये जो डायरेक्शन हुई उसमें वो 90 डिग्री मिल रहा है। एग्जाम्पल क्या आएगा सर? तो PCl5 क्यों आया? क्योंकि फॉस्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है सर। तो सर इसमें आपने फॉस्फोरस का छोटा भाई नाइट्रोजन क्यों नहीं लिया? बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट मेक अ 5 बॉन्ड्स, क्योंकि उसके पास ये P जो बन रहा है ना PCl5 में, उसका रीज़न भी है।
इसका हाइब्रिडाइजेशन में हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन में हाँ, लेकिन वो बाद में समझेंगे कि कैसे क्यों होता है ये। तो ये PCl5 ऐसे अरेंज होता है, PCl Cl Cl, ये ट्राइगोनल हो गया और ये बाई पिरामिडल हो गया। समझ में आया? आप ज्वाइन कर लोगे तो ऐसा पहले ऐसा खुला रखना है, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा करके आपको मिल जाएगा। अब आ रहा है लास्ट वाला AB6 और पेयर जो है वो 6 है। अब ये 6 पेयर को इसके अराउंड में ऐसे अरेंज करो तो दोस्तों आप बोल सकते हो सर इट इज स्क्वायर, तो एब्सोल्युटली राइट दोस्तों, ये स्क्वायर बन गया। ओके, अब उसके साथ 2 पेयर और है, तो एक पेयर मैं ऊपर रख देता हूं और दूसरी पेयर नीचे। जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में ऐसा था, वैसे इसमें ये क्या बन रहा है मैं बताता हूं दोस्तों। आपको ऐसा लगेगा कि सर इसको हम बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, यस और नॉट, यस और नॉट। तो दोस्तों हम इसको स्क्वायर पिरामिडल में बना सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन पिरामिड जो है वो जनरली ऐसे 3 कॉर्नर से बनते हैं, इसलिए इसको पिरामिड नहीं बोला, लेकिन इसको कुछ अच्छा वर्ड दिया हुआ है। देखो अब आपके पास टोटल 6 पेन होने चाहिए। 6 पेन में से 4 पेन का हेड आपने बीच में रख लिया है और उसके अंदर सबको एक दूसरे के साथ मिला के आप लोग क्या कर रहे हो, ज्वाइन करके सेंट्रल में देखा तो आपको ऐसा स्क्वायर प्लेनर मिल गया। और अब एक ऊपर रख लिया 5th पेन, समझ लेना, और एक नीचे लिख लिया 6th पेन लगा दिया। ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल। सर ऐसा क्या? ऑक्टा मीन्स 8, इसमें 8 हेड्रल, हेड्रल मीन्स साइड्स, तो इसमें 8 साइड्स है क्या? तो दोस्तों मैं बताता हूं, ये दोनों को एक दूसरे के साथ मैंने ज्वाइन कर लिया। देखो दोस्तों अब ऊपर से आप देख रहे हो तो कितने साइड्स है इसमें, तो चलो मैं ये और ये एक साइड हुआ, और ये आपके सामने जो दिख रहा है वो दूसरा साइड हुआ, और ये जो है वो तीसरा साइड हुआ, और पीछे वाला जो है वो चौथा साइड हुआ। तो 4 साइड हुए, और ऐसे ही हम नीचे वाले को अरेंज करेंगे तो नीचे के भी कितने साइड्स होंगे? 4 साइड। तो टोटल 8 साइड्स है इसके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया? अब कोई पूछेगा कि सर इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, चलो मुझे ये बताओ आप लोग, सब लोग बुक में मत देखना, ये जो है इसका बॉन्ड एंगल क्या है दोस्तों? 90 डिग्री। क्यों भाई 90 है? क्योंकि 90 90 90 90 360 हो जाएगा। अब कोई पूछेगा इसका और ये दोनों का बॉन्ड एंगल क्या है, ये दोनों का बॉन्ड एंगल क्या है? तो दैट इज ऑल्सो 90, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसीलिए वो भी 90 है। अब आपको ये पूछ रहा है कि फॉस्फोरस के बाद सल्फर आता है, सल्फर F6 बनाओ, तो क्या होगा? सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ने के बाद उसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचता, और इसका शेप ये हो जाएगा, कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। आर यू रेडी दोस्तों? क्लियर है ये? अगर ये क्लियर है तो हम दूसरे टेबल पे जाएंगे, अगर ये क्लियर नहीं है तो दूसरा टेबल नहीं पढ़ सकते। इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो, अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, तो थोड़ा सा क्लियरेंस आ जाएगा। अच्छा, CH4 वाले में NH4 भी इसने आंसर दिया हुआ है, देखो NH4 प्लस स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इसका क्यों दिया हुआ है, तो आप लोग देखो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन के पास अभी लोन पेयर है कि नहीं है, ये बताओ मुझे। NH4+ है, तो मैं नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, 1s 2s एंड 2p। चलो दोस्तों, 1s 2s एंड 2p, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिए। अब क्या होता है, तो सपोज मैं NH3 की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन के 3 एटम इसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बन गया आपका NH3, समझ लेना। अब ये NH3 के साथ आपका कौन आ रहा है, H+, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है, ऐसे भिखारी को, मतलब कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको। तो यहाँ पे आया H+, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर रहा है, आउटर शेल में जो अमोनिया पे हम ये लोन पेयर दिखा रहे थे वो यूज कर लेता है। तो अब मुझे बताओ, ये बन गया NH4+, और तब जाके आपके नाइट्रोजन के पास ये Ab4 तो हुआ। क्या इसमें लोन पेयर है दोस्तों, इसमें लोन पेयर है तो नहीं है। सो फॉर दिस वी कैन गेट गिव दिस एग्जांपल। चलो दोस्तों, समझ में आया। आगे जा रहे हैं, सेकंड नंबर का टेबल हम देख के ही कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो, शेप और जियोमेट्री ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल और आयन विथ सेंट्रल आयन हैविंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई सेंट्रल एटम के पास एक या ज्यादा क्या है, लोन पेयर है। भाई समझ में आया, सेंट्रल एटम कंटेनिंग लोन पेयर है। ऐसे ये लोन नहीं है, ये बैंक वाला लोन हो जाएगा। समझ में आया, LONE वो लोन, LON तो लोन बैंक का हो जाएगा। सेंट्रल एटम के पास, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ Ab2 तो था और E टाइप आ गया। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, फिर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और दूसरा आ जाता है शेप, और लास्ट में एग्जाम्पल। देखो दोस्तों, Ab2E के अंदर ये E के, अभी हमने सर Ab2 पढ़ा था तो वही है। Ab2 के अंदर E मीन्स लोन पेयर। चलो कितने E है, 1 है, तो लोन पेयर 1 है। B कितने हैं, B मीन्स बॉन्डिंग पेयर, तो ये 2 है। चलो दोस्तों समझ में आया। तो दोस्तों इसमें टोटल पेयर कितने हैं, तो सर इट इज 3। समझ लेना, ये भूल, गलती से भी भूल मत जाना। अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 होते हैं, तो आप लोग मुझे बताओ, इसमें से ये 3 पेयर को मैं ऐसे दिखा सकता हूं जैसे Ab3 में दिखाते थे, याद है, यस, सबको मैंने ऐसा दिखा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे हैं हम, याद रखना, नॉट बॉन्डिंग नॉट लोन, बट दे आर बोथ, टोटल आर 3। तो 3 का शेप कैसा रहेगा, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। लेकिन इसमें बॉन्डिंग वाले 2 ही है, तो इसको बोल दिया और इसको बोल दिया। समझ लो दोस्तों, अब आपको पता चला कि ये 3 ऐसे क्यों है। वो आगे वाले टेबल में देखा था सर हमने कि वो ट्राइगोनल में ही अरेंज होंगे। अब आपने ही मुझे आंसर दे दिया कि ऐसे वाले Ab2 मॉलिक्यूल के अंदर उसका शेप, यहाँ पे लोन पेयर आएगा ना, तो ये शेप क्या हो गया सर, बेंट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बी नहीं लिखा है ना हमने, तो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल शेप है। लेकिन अब सिर्फ बॉन्डिंग पेयर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे उसका एक्चुअल शेप, दैट इज बेंट। अब ऐसा बेंट हमने कहाँ देखा,
तो सर हमने SO2 में देखा नहीं देखा सर SO2 कैसा होता है। तो अब आप सोचो सेंट्रल एटम कौन है, तो सल्फर है। तो दोस्तों सल्फर सेंट्रल एटम है तो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा है। तो चलो ये हो गया डबल बॉन्ड से सेंट्रल एटम सल्फर के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो जल्दी से। 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक और पेयर बच गया कि नहीं। अगर यहां पे अब मैं जो क्वेश्चन बोलूं उसका आंसर तुरंत देना दोस्तों। ये पेयर बच गया तो ये लॉन पेयर ही है ना आपका, तो क्या ये इसको रिपल नहीं करेगा, करेगा सर। इसीलिए ये दोनों उससे दूर जाएंगे और ऐसा शेप मिल गया। तो ये मॉलिक्यूल आपका Ab2 है लेकिन सिर पे चोटी है इसलिए E बन गया। सो इट इज अ बेंट शेप। ओजोन का एग्जाम्पल दिया है, ओजोन का शेप तो आप बुमा बुमो कर पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं कि सर ओजोन ऐसा है, तो ऐसा बेंट क्यों बनाया, क्योंकि सर उसके सिर पे एक चोटली है, मतलब उसके ऊपर लॉन पेयर था ना। यस वो लॉन पेयर ही ये है, इसीलिए इसका शेप बेंट हो गया ये भी। चलो ये समझ में आ गया। अब दूसरा ले रहे हैं Ab3E। चलो बुक का यूज मत करना आप लोग, बुक बंद कर दो दोस्तों। अब मुझे बताओ आप लोग, बुक बंद कर दिया आपने। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने हैं इसमें, बोलो फटाफट। 3, वेरी गुड। और लॉन पेयर कितने हैं दोस्तों, जो ई है वो लॉन पेयर है तो ई 1 है, तो 1 हो गया। सबको आंसर देना है, नॉट 2 और 3 स्टूडेंट्स। अब आगे जा रहे हैं, कितने टोटल हो गए दोस्तों ये। यस मेघराज, कुछ सर राइट। तो ये 4 हो गए। तो अब मैं क्या कराऊं, देखो 1 1 2 3 4 कैसे अरेंज करूंगा इसको, टेट्राहेड्रल शेप में, यस और नॉट। तो 3 मेरे बॉन्डिंग है तो मैंने इसको लिख लिया बी बी और बी, और इसको ऐसा लिखा। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन भी होता है, सर आप चोटली ऊपर ही क्यों रखते हो, साइड पे नहीं रख सकते। तो दोस्तों आप चोटली कहीं पे भी रखो, शेप कभी चेंज नहीं होगा, शेप तो वही का वही पे ही रहेगा। इसीलिए ये तो ऊपर इसीलिए रखते हैं क्योंकि चोटी ऊपर ही होती है। अब देखो यहाँ पे ये जो है इसके अंदर आपने शेप अच्छे से देख लिया तो पता चल गया कि सर ये शेप कैसा होता है। तो 3 उंगली आप ऐसे रख के कैसे रखोगे, नीचे की ओर रख के आप एक पिरामिड जैसा बनाओ, तो ऐसा शेप मिला आपको ये। यस, तो ये पिरामिडल शेप है। कैसा शेप है ये, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। समझ में आ रहा। अब ऐसा एक आपको बुक तो है नहीं आपके पास, अब आप एक ऐसा मॉलिक्यूल रिसर्च करो कि जिसका सेंट्रल एटम 3 बॉन्ड बनाए और उसके पास एक लॉन पेयर हो। आप एज्यूम कर सकते हो बिना देखे बुक में, नील बुक में देख के मत बोलना नाइट्रोजन, चलो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 3 जुड़ दिए। अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि नाइट्रोजन NH3 और ये लॉन पेयर है, तो देख सकते हो कैसे था, वो तो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो दिस इज योर Ab3E मॉलिक्यूल। दोस्तों समझ में आ रहा है। अब एक और दे रहा हूं, चलो Ab3, सॉरी दोस्तों Ab2E2। तो अब मुझे बताओ इसमें कितने कितने होंगे, ये कितने होंगे, कितने कितने होंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो दे आर 2 and 2, लेकिन ये टोटल कितने हैं 4। अगर 4 है तो शेप कौन सा होगा,
सर आप बोल बोल कर रहे हो, थक गए होंगे, हम बोल देते हैं टेट्राहेड्रल। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मैंने लिख लिया। अब दो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग पेयर दिखा रहे हैं। चलो दिखा दिया। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ए ऐसा सेंट्रल एटम है, ए ऐसा सेंट्रल एटम है कि जिसमें ये बी है और 2 चोटियां हैं। तो आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है AB2 हो और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, H2O। कैसा लग रहा है, सोचो, ऑक्सीजन के अंदर 2s और 2p, 3 4 5 6 7 और 8, 2 हाइड्रोजन के साथ इसने ये जोड़ दिया है। तो ये हो गया H2O, लेकिन ये 2 लोन पेयर ऐसे ही बचे हैं। समझ में आ रहा है। क्या नहीं ले सकते, CH4 कैसे आएगा, CH4 इसीलिए नहीं ले सकते कि 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होना चाहिए। हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉन्डिंग पेयर है, 2 बॉन्डिंग पेयर है और 2 लॉन पेयर है। तो सेंट्रल एटम 2 बॉन्डिंग पेयर और 2 लॉन पेयर जो पोसेस करता है उसी को ही रख सकते हैं। CH4 में ऐसा मॉलिक्यूल है, ये तो AB4 है, इसमें E है ही नहीं, इसीलिए इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं आएगा कि जिसके सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर नहीं हो। सबके सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर है। चलो दूसरा आ रहा है AB4E। तो चलो कितना आया, 4n1। अब मुझे बताओ इसमें टोटल कितने पेयर हैं, 5 है ना। अब अगर यहाँ पे 5 पेयर है तो ये 5 कैसे अरेंज होंगे। तो सर आपने ही तो बताया था अभी, देखो ये शेप मैंने बताया, क्या आपको पसंद आया है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यस 5 वाला, अभी उसमें देखा था वही शेप है ये। तो पहले वो शेप अच्छे से समझ लो फिर इसको आगे बढ़ो। चलो लेकिन उसमें बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 4 है ना। तो मैं इसको और इसको, ये सबको यहाँ पे मैं शेप दिखा रहा हूँ, बी 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 और बी। दोस्तों ये क्या हुआ, तो ये बी जो है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल गया, बॉन्डिंग पेयर के अकॉर्डिंग ये एक बढ़िया सा आपको मॉलिक्यूल मिल गया। अब ये हाँ H2O का शेप कौन सा था, बेंट। अमोनिया का क्या था, पिरामिड, यस और नर, और इसका बेंट और वो है बेंट। अब ये शेप क्या है, तो दोस्तों सीसो। सीसो आपने शायद देखा होगा, एक बच्चा यहाँ पे बैठता है, एक बच्चा यहाँ पे बैठता है, ये नीचे जाता है तो ये ऊपर आता है, ये नीचे जाता है तो ये ऊपर आता है, ऐसा सीसॉ। अब ये सर ऐसा तो दिखता नहीं है, तो ये सलिया जो है, ये जो है वो लॉन पेयर है। अब ये लॉन पेयर है, देखो उसके साथ ये ए अटैच हुआ, ये बी 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 बी, जैसे इसको के टाइप भी बोल सकते हो आप, के जैसा, लेकिन ऐसा कभी लिखना नहीं है कि के टाइप का शेप। समझ में आया। तो ये सी सॉ टाइप का शेप है, और आपका एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए, सल्फर का ही बन रहा है, सल्फर 4 फ्लोरीन या तो 4 क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। तो मुझे बताओ सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 यूज हो गए, तो एक पेयर बच जाएगा। तो क्या ये AB4E बना, यस और नॉट। आगे जा रहे हम, अब आ रहा है AB3E2। समझ लो दोस्तों, चलो कितने हैं बॉन्डिंग पेयर, 3, लॉन पेयर 2, चलो टोटल कितने हैं वापस 5। तो आप क्या करोगे, सर कुछ नहीं, हम देखते रहेंगे और कुछ नहीं करते। चलो देख लिया आपने,
ऐसे और ऐसे। दोस्तों अभी ये 3 बॉन्डिंग पेयर है, मैंने उसको के जैसा बनाया, पता चला 4 और 1 था तो के जैसा। अब इसको क्या कर है, बी बी और बी। ये शेप जो है वो ऐसे तो आपको कौन सा बना ये शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इट इज शेप लाइक दिस, इट्स अ टी शेप। हाँ, इसका नाम ही टी शेप है। तो टी शेप में यहाँ पे लॉन पेयर आपको दिखाना है, बी बी और बी। तो दोस्तों सेंट्रल एटम ऐसा ढूंढो कि जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो। देखो दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेंट्रल एटम के पास, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला क्लोरीन ही हो सकता है, और वो अपने ही फ्लोरीन के साथ जुड़ के ClF3 बनाएगा। तो क्या ये बना AB3? यस सर। अब इसके पास लॉन पेयर कितने बचेंगे, E2। तो ये हो गया आपका कि भाई यस XeFO4, ये मज़ा नहीं आया, XeOF4। तो ये टोटल 5 हो गए, तो ये AB5 में आएगा, समझ में आ रहा है। तो कुछ ना कुछ करके ये AB3 है। चलो वेरी गुड, अब आगे जा रहे हैं। AB5E मैं बता रहा हूं, 5 and 1, तो इसका शेप क्या होगा दोस्तों, 6 है सर, ऑक्टाहेड्रल। चलो रेडी, ये है आपका ऑक्टाहेड्रल शेप। अब ये ऑक्टाहेड्रल शेप में 5 बी को अरेंज करना है, तो क्या करोगे दोस्तों आप, सर कुछ नहीं, हम यहाँ पे बी अरेंज कर रहे हैं, देखिए बी 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 बी, कितने बी हो गए सर, 5 बी हो गए, और यहाँ पे लॉन पेयर है। तो ये स्क्वायर है, पहले तो ये स्क्वायर है ना, और ये ऊपर से ही सिर्फ इसके साथ जुड़ा है, तो इसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिड। यस दोस्तों, बाई पिरामिड कभी मत भूलना, क्योंकि उसको ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल शेप। अब आपको ऐसा कोई मॉलिक्यूल फाइंड करना है सेंट्रल एटम, ये वाला, ये कि जिसके पास 1 2 3 4 5 6 7 7 ही एटम हो, अरे 7 इलेक्ट्रॉन हो ऐसा। तो क्या लोगे आप, हेलोजन ही लेना पड़ेगा। तो हम बड़ा मॉलिक्यूल हेलोजन का ले रहे हैं, और 5 फ्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, तो AB5 बन गया। क्या बना, AB5। और AB5 के अंदर E क्यों आया, क्योंकि उसके पास एक लॉन पेयर है, BrF5, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। ऊपर वाले को बोलते हैं क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। ओके, तो दोस्तों आगे देख रहे हैं हम स्क्वायर पिरामिड और इसके अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल। तो सर हमें कौन सा याद रखना है, तो दिस इज योर ओरिजिनल, जो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वही आपको याद रखना है। ए बी, अब आया AB4 E2। अभी हाँ, अभी आपने नील बताया था कुछ XeOF4, क्या इसमें आ सकता है, तो हम देखना चाहेंगे। जेनॉन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जेनॉन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और 4 फ्लोरीन ऐसे जुड़ गए। लेकिन इसके पास आउटर शेल में अभी एक इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है, 2 3 4 5 6। यस सर, तो दिस इज ऑल्सो स्क्वायर प्लेनर। तो AB5E का
एग्जाम्पल जो है वो XeOF4 भी आ सकता है। AB4E2, तो ये 4 और 2, तो ये वापस क्या हुआ सर, ऑक्टाहेड्रल ही बनना चाहिए। तो चलो बन गया। अब ये क्या हो रहा है इसमें कि बोरॉन बी जो है मैं यहाँ पे ही अरेंज हो रहा है, इसके मैक्सिमम डिस्टेंस स्क्वायर में ही रहता है इसका, और इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा शेप मिला हमें। वैसे तो ये ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ओनली फॉर बॉन्डिंग पेयर इट इज स्क्वायर प्लेनर। ओके, स्क्वायर, ये प्लेनर वर्ड क्यों होता है? जो भी शेप प्लेन में होता है उसको प्लेनर बोला जाता है। अब दोस्तों देखो, इसके एग्जाम्पल में कौन आ सकता है वो मैं पूछ रहा हूँ आपको। चलो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा आपका जेनॉन है। जेनॉन के साथ 4 फ्लोरीन जुड़ गया, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बोलेंगे इसको। तो अब उसके बाद भी इसके पास 2 लॉन पेयर बचते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको शायद समझ में आया होगा। अब टेबल नंबर 3 भी है, देखो टेबल नंबर 3 क्या है वो मैं समझाना चाहता हूं आपको। देखो उसके ऊपर क्या लिखा है, जो ये सेकंड टेबल में जो पढ़ा है उसी के ही अकॉर्डिंग थर्ड टेबल है। उसमें पहला मॉलिक्यूल है AB2E, तो उसकी बात तो कुछ है नहीं खास करके। वो ऐसा बता रहे हैं कि दोस्तों आप ऐसा समझते हो कि AB2 में शेप जो है वो AB ऐसा है, तो ये 120 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको पता है कि आपने अभी पढ़ा था LP-LP इंटरेक्शन या तो रिपल्जन इज ग्रेटर देन LP-BP और BP-BP, याद है कि नहीं है? आपने ये पढ़ा था, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रिपल्जन बिटवीन लॉन पेयर, ये लॉन पेयर है और ये कौन है, बॉन्डिंग पेयर है। तो ये दोनों का रिपल्जन क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए ये जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 120 से थोड़ा सा कम होगा, और वो कम है 119.5 डिग्री। तो ये क्यों है, तो ड्यू टू दैट रिपल्जन। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लोगे। चलो दूसरी बात है, AB3E के अंदर भी ऐसा बोला कि आप सब लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ये तो AB4 है, तो AB4 के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल होना चाहिए, और टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री है। लेकिन आपने अगर E वाला अगर आपको देखना है, कौन सा वाला, B और E, तो ये बॉन्ड एंगल ये रिपल्जन की वजह से 107 डिग्री मिल रहा है। ये अमोनिया की बात हो रही है, ये SO2 की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही AB2E2 सिमिलर ही होगा इसकी तरह। इसका बॉन्ड एंगल देख लो दोस्तों, कितना इजी चीज़ है वो। इसका बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री होना चाहिए। लेकिन आपको ये वाली चीज़ आपको याद है कि सर इसमें ये दोनों का भी रिपल्सन बढ़ा, तो इसने और फोर्स दिया, तो इसका बॉन्ड एंगल 107 से भी कम होगा, और वो मिल रहा है 104.5 डिग्री। तो ये 109.5 होना चाहिए, लेकिन एक ही लॉन पेयर है इसमें। ये सब बॉन्डिंग पेयर थे दोस्तों, समझ लेना ये क्या थे, सब बॉन्डिंग पेयर, इसीलिए इतना। एक लॉन पेयर आया तो 107, 2 लॉन पेयर आए तो 104.5 डिग्री। तो ये हो जाता है उसका बॉन्ड एंगल्स। अब आगे जा रहे हैं हम AB4E, इसकी बात में भी ऐसी ही चीज़ है दोस्तों। कभी कभी हमने इसका फॉर्मूला ऐसे दिखाया था के जैसा, देखो ये के, सर ये के क्या है, A B B B B, और ये चोटी जो है वो ऐसे रखी। तो दोस्तों यहाँ पे ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे 2 डायरेक्शन हैं, एक आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है और एक उसका वर्टिकल स्ट्रक्चर है। तो आपके इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपकी चोटी, मतलब ये जो है
कौन सा स्ट्रक्चर है, SF4 बोल रहा है ना, तो मैं SF4 में ही दिखा रहा हूँ। S F F F और F, चलो ये K हो गया, मतलब सीसॉ टाइप का। और ये चोटी जो है वो किस में दिखाई? यस, इसमें दिखाई है हमने, जो है प्लेनर ट्राइगोनल में। अब इसकी जो है वो चोटी हम कहाँ दिखाना चाहते हैं? तो सॉरी दोस्तों, वर्टिकल जो है इसके अंदर दिखाना चाहते हैं। एफ 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 और एफ, और ये चोटी इसमें आएगी। तो कहाँ डिफरेंस क्या हुआ? तो दोस्तों इसमें ये प्लेनर ट्राइगोनल में है और इसमें प्लेन के बाहर है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इन ए LP means lone pair is present on the axial position, that is called the axial, and so there are 3 LP repulsion at 90 degree। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 2 और 3 LP एंड बी LP इज इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो है वो कौन सा है? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? LP-BP का रिपल्सन, हैंस अरेंजमेंट ऑफ बी इज मोर स्टेबल, मतलब ज़्यादा स्टेबल ये के वाला ही है, सीसॉ टाइप का। स्टेबिलिटी हम वही दिखाते हैं, ड्यू टू ये इसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो उसका रीज़न क्या दिया? LP-BP रिपल्सन है, और 2 टाइप ही दे रहा है, और उसमें LP-BP का 3 रिपल्सन है, और यहाँ पे LP-BP का 2 रिपल्सन है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और उसके अंदर लास्ट वाला मॉलिक्यूल है अपना AB3E2, जैसे हमने CalF3 बोला था, और उसका शेप था ऐसा, कैसा? Cl है ना, F F और F, और ये 2 चोटियां हैं। तो दोस्तों ये टी शेप है ना। अब इसमें 2 चोटियों वाली बात है, इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन में। चलो ये कौन से पोजीशन में है? बोथ आर इक्वेटोरियल पोजीशन। अब दूसरी चीज Cl, यस, F और F, ये कौन से पोजीशन में आई दोस्तों? एक इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, और एक एक्सियल पोजीशन। अब ये क्या हुआ देखो, दोनों किस में आए? एक्सियल पोजीशन में। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसके अकॉर्डिंग आपकी 3 पॉसिबिलिटी बन गई है, देख सकते हो आप लोग उसमें भी, है ना। तो ये 3 पोजीशन के अकॉर्डिंग भी आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इन वन मतलब टी वाला, ये एट इक्वेटोरियल पोजीशन सो देयर आर लेस LP रिपल्सन, इसमें LP रिपल्सन बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर इन विच LP आर एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में जब जाएगा LP तो क्या होगा? रिपल्सन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी, सो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, इसीलिए इसको टी शेप बोला जाता है। चलो ओके दोस्तों, क्लियर हो गया है? ज़्यादा वक्त भी निकल गया है ऐसा लग रहा है। अभी भी थियरी तो मुझे लग रहा है थियरी के अकॉर्डिंग है कि मैं सिर्फ 1 मिनट में समझाता हूँ। 2 एटम है दोस्तों, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एक दूसरे के बहुत फार है, तब ये दोनों के बीच में कोई रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं लगता। अब ये दोनों नज़दीक आ गए, ओ बहुत नज़दीक आ गए, इतने नज़दीक भी नहीं, इतने और इतने, तब ये दोनों के बीच में रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों होते हैं। अब इसमें क्या बोला कि एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। तो एक रिपल्सन जो होता है वो किसके बीच में होता है? तो सिमिलर, ये हाइड्रोजन 1 है और ये हाइड्रोजन 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से रिपल करता है, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से रिपल करता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये रिपल्सन वाली बात। अब आता है अट्रैक्शन, इसका न्यूक्लियस उसके खुद के
इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है, इसका न्यूक्लियस उसके खुद के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है। दूसरी चीज, इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट। तो सो रिपल्सिव फोर्स से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये मॉलिक्यूल बनने के लिए ये दो एटम एक दूसरे के कहाँ आते हैं, नज़दीक आते हैं। और एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जैसे जैसे नज़दीक आते हैं ना, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते 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 बहुत कम हो जाती है। और डिक्रीज नहीं, सॉरी, जो उसकी जो कौन सी एनर्जी की बोली हमने, यस, पोटेंशियल एनर्जी। जिस टाइम वो पोटेंशियल एनर्जी वो सबकी रिपल्सिव फोर्स कम है और इसीलिए वो नज़दीक आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो के बहुत ही कम हो जाती है, तब वो स्पेसिफिक पोजीशन पे स्पेसिफिक डिस्टेंस पे वो दोनों एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऐसे हाइड्रोजन एक दूसरे के बीच का जो है वो क्या करता है, डिस्टेंस 74 रख के बॉन्ड फॉर्म कर देता है। दोस्तों ये क्यों ऐसा हुआ सर, अट्रैक्शन ही होता है तो दोनों चिपक जाने चाहिए, दोनों का डिस्टेंस 0 हो जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ रिपल्सिव फोर्स भी है ना, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस बना के अरेंज होते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक कि कुछ डाउट है? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अभी बोल सकते हैं मुझे।